गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ डॉक्टर विशाल तिवारी। और आज का जो हमारे वीडियो का टॉपिक है वह है अमेरिका की क्रांति के परिणाम। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अमेरिका की खोज किस तरह से हुई थी, उसके प्रभाव और वहाँ पे जो उपनिवेश बसे उन लोगों ने ब्रिटेन से जो अपनी लड़ाई लड़ी, यानी कि जो क्रांति हुई वो उसके कारण क्या क्या थे, वो सारी चीज़ें हमने देखी। फिर उन क्रांति की घटनाएं जो घटित हुई वो हम लोगों ने उसमें चर्चा करी। और इसके बाद हम देखते हैं इस क्रांति के परिणाम क्या निकले, क्योंकि कोई क्रांति हुई है तो उसका परिणाम निकलना ज़रूरी है ना। तो वो परिणाम क्या रहे जिससे कि ये विश्व की एक महान क्रांति कहलाती है। ठीक है, तो उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। अमेरिका की क्रांति के परिणाम, इसमें पहला जो पॉइंट है वो है उपनिवेशों का एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय। क्रांति के पूर्व अमेरिका के 13 उपनिवेश ब्रिटिश शासन के अंतर्गत थे और उनमें आपसी एकता तथा राष्ट्रीयता का अभाव था। परंतु क्रांति की सफलता ने 13 उपनिवेशों को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में परिवर्तित कर दिया। इंग्लैंड सहित अनेक यूरोपीय देशों ने उसकी स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान की। इस प्रकार एक स्वतंत्र राष्ट्र का उदय हुआ। नव प्राप्त स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने की दृष्टि से एक लिखित संविधान का निर्माण किया गया और 13 राज्यों को आंतरिक स्वतंत्रता प्रदान करते हुए संघीय शासन व्यवस्था को लागू किया गया। और समय के साथ साथ नया राष्ट्र विश्व की एक प्रमुख शक्ति आज के टाइम पे बन चुका है। दूसरा जो पॉइंट है वह है धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। लिखित संविधान में अनेक विशेषताएं हैं। प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, परंतु मुख्य विशेषता धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना है। धर्म को राज्य से अलग रखा गया, जबकि क्रांति के पूर्व राज्य का धर्म से घनिष्ठ संबंध होता था। अब धर्म को मनुष्य का व्यक्तिगत कार्य समझा गया। किसी भी धर्म को राज्य धर्म नहीं बनाया गया और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी रुचि के अनुसार उपासना करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। तो क्रांति का एक प्रमुख परिणाम क्या निकला? धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना होना। अब बात करते हैं इसके तीसरे परिणाम, वाणिज्यवाद सिद्धांत का परित्याग। इतिहासकार एप्पल का मानना है कि उपनिवेशों के हाथ से निकल जाने से वाणिज्य सिद्धांत यानी कि मर्केंटाइल थ्योरी का अंत हो गया और उसके स्थान पर एक नई नीति का विकास हुआ। वाणिज्यवादी सिद्धांत के अनुसार वही देश सबसे अधिक श्रमबद्ध एवं शक्तिशाली समझा जाता है जिसके पास मुद्रा के रूप में अधिक सोना चांदी हो। जो देश आयात की अपेक्षा निर्यात अधिक करता था उसके पास स्वाभाविक रूप से सोना चांदी का भंडार बढ़ता जाता था। चूँकि सभी देश ऐसा ही चाहते थे, अतः उनमें आपसी प्रतिस्पर्धा बढ़ती गई और अब तक जो युद्ध लड़े गए थे उनके मूल में वाणिज्यवादी सिद्धांत ही थे। इन सिद्धांतों में बस्तियों यानी कि उपनिवेशों का विशेष महत्व था। मातृ देश यह मानते थे कि बस्तियों को तैयार माल खरीदने तथा कच्चा माल देने के लिए विवश किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में उपनिवेशों का आर्थिक शोषण करना ही मुख्य ध्येय था। उपनिवेशों के छिन जाने से बहुत से लोगों का मानना था कि इससे इंग्लैंड के व्यापार वाणिज्य को जबरदस्त धक्का लगेगा। परंतु जब कुछ वर्षों बाद इंग्लैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में पहले से भी कहीं अधिक व्यापार होने लगा तो अधिकांश देशों का वाणिज्य सिद्धांत से मोह भंग हो गया और स्वयं इंग्लैंड ने भी इस नीति को त्याग दिया। चौथा पॉइंट है अन्य उपनिवेशों के प्रति इंग्लैंड की नीति में परिवर्तन। अमेरिकन उपनिवेशों के हाथ से निकल जाने से इंग्लैंड को अपनी अन्य उपनिवेशों को बचाने की चिंता लग गई। इंग्लैंड के नेताओं ने यह स्पष्ट अनुभव कर लिया कि यदि शेष बस्तियों को अपने अधीन रखना है तो उन्हें इन बस्तियों को शोषण की नीति को छोड़ना पड़ेगा। अतः इंग्लैंड को अपने उपनिवेशों के प्रति नीति को बदलना पड़ा। इसी परिवर्तन नीति के आधार पर ही ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस यानी कि ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का जन्म संभव हो पाया था। पांचवा जो परिणाम निकला वह था कि इंग्लैंड के सामने कई नई समस्याएं उत्पन्न हो गई। क्रांति की सफलता के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड को नई समस्याओं का सामना करना पड़ा। अमेरिकन उपनिवेशों में आबाद हजारों राजभक्त अंग्रेजों ने
नए संयुक्त राज्य अमेरिका में रहना उचित नहीं समझा और वे अपने परिवारों सहित कनाडा में जा बसे। इससे इंग्लैंड के सामने एक नवीन समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि कनाडा में फ्रांसीसियों की संख्या अधिक थी, अतः जातीय संघर्ष का भय उत्पन्न हो गया। इसके अलावा इंग्लैंड को एक अन्य समस्या का सामना भी करना पड़ा कि अब तक वह अपने अपराधियों को अमेरिका में निर्वासित कर देती थी। अब इस काम के लिए ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड को चुना गया। परिणाम स्वरूप इन दोनों देशों का भी तेजी के साथ विकास होने लगा। नेक्स्ट पॉइंट है जॉर्ज तृतीय के व्यक्तिगत शासन का अंत। अमेरिका की क्रांति के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में सम्राट तृतीय के व्यक्तिगत शासन का अंत हो गया। उसके प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ को अपना पद छोड़ना पड़ा, क्योंकि सारे देश में जॉर्ज और नॉर्थ की निंदा होने लगी थी और इंग्लैंड की असफलता के लिए इन दोनों को उत्तरदायी माना गया। जॉर्ज तृतीय के पूर्व इंग्लैंड में वैधानिक शासन काफ़ी प्रगति कर चुका था, परंतु जॉर्ज ने कुछ सफलता के बाद भूतपूर्व राजाओं द्वारा खोए गए अधिकारों को पुनः प्राप्त कर लिया था। उपनिवेशों के हाथ से निकल जाने पर पुनः स्थिति बदल गई और संसद में राजा के अधिकारों को कम करने की जोरदार मांग उठने लगी। परिणाम स्वरूप राजा की शक्तियों पर अंकुश लग गया और छोटे पेट के लिए रास्ता साफ हो गया, जिसने कैबिनेट की शक्ति को पुनः स्थापित किया। इस प्रकार अमेरिका के मुक्ति संघर्ष ने ब्रिटिश संविधान की रक्षा की और राजा की शक्ति को नियंत्रण में रखा गया। नेक्स्ट पॉइंट है आयरलैंड पर प्रभाव। अमेरिका की क्रांति का आयरलैंड पर भी प्रभाव पड़ा। फिलाडेल्फिया कांग्रेस की नकल करते हुए आयरिश लोगों ने भी इंग्लैंड से मुक्त होने का उपाय खोजने के लिए डुनगैनन में एक कन्वेंशन बुलाई और ब्रिटिश सरकार के सामने अपना मांग पत्र रखा। आयरिश लोग भी व्यापारिक प्रतिबंधों का अंत और स्वतंत्र आयरिश संसद की स्थापना करना चाहते थे। इंग्लैंड ने उनकी मांगों पर सहानुभूति के साथ विचार किया। 1780 ईस्वी में वहाँ के वाणिज्य कानून को समाप्त कर दिया गया और 1782 ईस्वी में पोइंग अधिनियम समाप्त कर दिया गया। इससे आयरिश लोगों को आर्थिक क्षेत्र में काफ़ी स्वतंत्रता मिल गई। बाद में व्यवस्थापिका को भी स्वतंत्रता मिल गई। इस प्रकार अमेरिका की क्रांति ने आयरिश जनतंत्र का मार्ग प्रशस्त किया। और लास्ट पॉइंट है इसका फ्रांस के ऊपर प्रभाव। अमेरिका के स्वतंत्रता संघर्ष ने फ्रांस को अत्यधिक प्रभावित किया। सप्तवर्षीय युद्ध 1757 से 1763 ईस्वी में फ्रांस के पराजय ने उसकी आर्थिक स्थिति को खराब कर दिया था। अमेरिका के स्वतंत्रता संघर्ष में भी उसे भारी खर्चा वहन करना पड़ा और बदले में कोई बड़ा उपनिवेश भी हाथ नहीं लगा। यह ठीक है कि अपने कट्टर शत्रु इंग्लैंड को हराने से उसके अहम को शांति जरूर मिल गई और प्रतिष्ठा भी बढ़ी, परंतु युद्ध के व्यय ने उसकी आर्थिक स्थिति को और भी अधिक दयनीय बना दिया और इसी स्थिति ने फ्रांस में क्रांति का श्री गणेश किया। फ्रांस के हजारों सैनिकों और स्वयंसेवकों ने उपनिवेशों के साथ मिलकर आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया था। वहाँ उन्हें मालूम हुआ कि उपनिवेशों से अपने राजनीतिक अधिकारों के लिए इंग्लैंड के निरंकुश शासन एवं शोषण के विरुद्ध किस प्रकार से संगठित होकर लड़ रहे हैं। जब वे लोग वापस स्वदेश लौटे तो उन्होंने अनुभव किया कि यदि वे दूसरे लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त करने में सहायक हो सकते हैं तो क्या वे स्वयं अपने तथा अपने देशवासियों के लिए राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते? क्या वे अपने देश को निरंकुश शासन से मुक्ति नहीं दिलवा सकते? इस प्रकार के विचारों ने उनके दिमागों में क्रांति मचा दी और जब फ्रांस में क्रांति की शुरुआत हुई तो उन लोगों ने क्रांति को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इस प्रकार अमेरिका की क्रांति ने फ्रांस की क्रांति का भी मार्ग प्रशस्त किया। अब हम बात करते हैं इस क्रांति का महत्व क्या था, यानी कि अमेरिकी क्रांति का महत्व। विश्व इतिहास में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। लगभग 8 वर्षों तक लड़े गए संघर्ष की सामरिक दृष्टि से कोई विशेष महत्व नहीं है, क्योंकि दोनों ही पक्षों ने इस संघर्ष में अधिक स्फूर्ति तथा युद्ध कौशल का परिचय नहीं दिया, परंतु राजनीतिक दृष्टि से इस संघर्ष का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। इंग्लैंड के निरंकुश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अमेरिकन जनता की यह शानदार विजय थी। यह जनशक्ति की जीत थी। यदि इंग्लैंड ने प्रतिनिधि सत्तात्मक प्रथा को जन्म दिया था तो अमेरिका क्रांति के परिणाम स्वरूप जनतंत्रात्मक प्रथा का जन्म हुआ, जिसमें पहली बार सर्वसाधारण को मताधिकार प्राप्त हुआ। पहली बार सही अर्थों में आधुनिक ढंग से प्रजातंत्र की स्थापना हुई। अमेरिका ने गणतंत्रवाद, जनतंत्र, संघवाद
और संविधानवाद जैसे आदर्शों को संसार के सामने न केवल प्रस्तुत ही किया अपितु उस पर अमल भी किया। वैसे इन आदर्शों का प्रतिपादन यूरोपीय विचारक बहुत पहले कर चुके थे, परंतु उनके विचार पत्र पत्रिकाओं तथा पुस्तकों तक ही सीमित रह गए थे। किसी भी देश में उन पर अमल नहीं हो पाया था। क्रांति के बाद अमेरिका ने जनता द्वारा निर्वाचित सरकार की एक सुदृढ़ एवं विकसित प्रणाली को जन्म दिया। यह ठीक है कि नए प्रजातांत्रिक अमेरिका के प्रारंभिक दौर में सभी नागरिकों को मताधिकार नहीं मिल पाया, परंतु धीरे धीरे मताधिकार के लिए संपत्ति योग्यता तथा धार्मिक असमर्थता को हटा दिया गया और सभी को मताधिकार प्रदान किया गया। इस क्रांति ने यह भी सिद्ध कर दिया कि अब विशेषाधिकारों का युग समाप्त हो चुका है। इस दृष्टि से यह क्रांति निस्संदेह एक युगांतरकारी घटना थी। अमेरिका की क्रांति से दूसरे देशों को भी प्रेरणा मिलती रही और अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष उनके लिए एक प्रेरणादायक आदर्श बन गया। निरंकुश और साम्राज्यवाद की शिकार जनता को एक नया सहारा मिल गया। आयरलैंड और फ्रांस के लोगों को इससे विशेष प्रेरणा मिली। फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य सिद्धांतों स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का मूल अमेरिका के संघर्ष में ही निहित है। इस संघर्ष से प्रेरणा पाकर दक्षिण अमेरिका के लोग भी स्पेन तथा पुर्तगाल के शासन से मुक्त होने में सफल रहे। अमेरिका के कुछ सिद्धांतों ने तो सारे संसार को प्रभावित किया है। संघात्मक शासन पद्धति का प्रयोग एवं विकास भी इसी क्रांति की देन मानी जाती है। लिखित संविधान का व्यवहार और धर्म तथा शासन का अलगाव भी इस क्रांति की विशेषता है। शक्ति विभाजन का सिद्धांत भी अमेरिका संविधान ने ही संसार के राजनीतिज्ञों तथा राष्ट्रों के सामने प्रस्तुत किया। इससे समूचे संसार को लगा कि अब वह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के युग में प्रवेश कर रहा है। अमेरिका की क्रांति के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड की पुरानी औपनिवेशिक नीति और वाणिज्यवादी सिद्धांतों में महान परिवर्तन आया और राजा के व्यक्तिगत अधिकारों पर अंकुश लगा तथा कैबिनेट प्रथा का पुनः विकास हुआ। इस प्रकार प्रजातंत्र के विकास में अमेरिका की क्रांति का विशेष स्थान रहा है और इसलिए इसे एक युगांतरकारी घटना माना जाता है।